सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक छोटी सी लकीर, क्या वो दुनिया की राजनीति में भूचाल ला सकती है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच की एक ऐसे ही ज्योग्राफिकल पहेली की जिसने एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल खेल को जन्म दे दिया है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल 5 हिस्सों में होने वाली है। हम शुरू करेंगे भारत की एक लोकल से लगने वाली शिपिंग प्रॉब्लम से और फिर देखेंगे कि कैसे ये ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस असल प्रॉब्लम की जो भारत के जहाज़ों को फेस करनी पड़ती है। ये एक बहुत ही बेसिक नेविगेशन की चुनौती है। अब सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना, कि भाई भारत के पश्चिमी तट से आने वाले जहाज़ों को पूर्वी तट तक जाने के लिए पूरा का पूरा श्रीलंका घूमकर क्यों जाना पड़ता है? मैप पर तो देखो रास्ता एकदम सीधा है, पर असलियत कुछ और ही है। और यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ है। ये देखिए, एक है छोटा सीधा रास्ता और दूसरा है एक लंबा रूट जो पूरे श्रीलंका का चक्कर काटता है। तो सवाल वही है कि इतनी सी दूरी के लिए बड़े बड़े जहाज़ों को इतना लंबा और महंगा चक्कर काटने पर मजबूर क्यों होना पड़ता है? इसका जवाब ना बहुत ही सीधा और डरावना है। जैसा कि सोर्स में लिखा है, एक जहाज वहां जाएगा और उसका तला फट जाएगा। मतलब ये जो शॉर्टकट है ये इतना उथला है, पानी इतना कल है कि कोई भी बड़ा जहाज अगर यहां से निकला तो उसका निचला हिस्सा टूटकर फट जाएगा। ये एक रियल फिजिकल डेंजर है। तो अगला सवाल, ये रास्ता इतना खतरनाक क्यों है? आखिर ऐसा क्या है वहां? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी और विवादित जगह में। इसे कहते हैं राम सेतु, या जैसा कि दुनिया जानती है एडम्स ब्रिज। ये बेसिकली चूना पत्थर की चट्टानों की एक नेचुरल चेन है जो भारत और श्रीलंका को आप कह सकते हैं लगभग जोड़ ही देती है। और दिक्कत बस यही है कि यहाँ पानी आज के बड़े बड़े जहाज़ों के हिसाब से बहुत बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब यहाँ की ज्योग्राफी अपने आप में एक दीवार है। देखिए, धनुषकोडी के पास से ये शुरू होता है और कुछ जगहों पर तो पानी की गहराई सिर्फ 1 मीटर से थोड़ी ज़्यादा है। सोचिए, बस इतना सा पानी। तो ये किसी भी बड़े जहाज के लिए पाक स्ट्रेट से गुजरने का रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है। तो आप सोचेंगे इसका सल्यूशन तो सिंपल है, खुदाई करके एक गहरा चैनल बना दो। पर यहीं पर पूरा मामला पेचीदा हो जाता है। एक तरफ है देश का नेशनल इंटरेस्ट, एक छोटा और फायदेमंद शिपिंग चैनल, और दूसरी तरफ है करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था जो इसे एक पवित्र जगह मानते हैं। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिकल और कल्चरल मुद्दा बन जाता है। अच्छा, अब जरा इस स्ट्रेट के पार श्रीलंका की तरफ नजर डालते हैं और समझते हैं कि इस एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन ने श्रीलंका को इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैसे बना दिया है। श्रीलंका में कुछ जगहें बहुत खास हैं, जैसे जाफना जो LTTE कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर रहा, एलिफेंट पास जो जाफना को बाकी देश से जोड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोलंबो पोर्ट। अब देखिए, बात सीधी सी है, क्योंकि बड़े बड़े जहाज राम सेतु को पार नहीं कर सकते, उन्हें रुकने के लिए एक डीप वाटर पोर्ट यानी गहरे पानी का बंदरगाह चाहिए, और वो बंदरगाह है कोलंबो। तो असल में भारत की इस ज्योग्राफिकल मजबूरी ने ही कोलंबो को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल शिपिंग हब बना दिया। और हाँ, ये जो बड़े बड़े कंटेनर यार्ड्स हैं ना, ये सिर्फ ग्लोबल ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि जैसा कि सोर्स में मज़ेदार तरीके से बताया गया है, ये बॉलीवुड फिल्मों में एक्शन सीन्स के लिए भी फेवरेट लोकेशन बन गए हैं। खैर, मजाक एक तरफ, इन कंटेनर्स के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और अब इस पूरे रीजनल ड्रामा में एंट्री होती है एक तीसरे और शायद सबसे ताकतवर खिलाड़ी की, चीन। चीन ने भारत की इसी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस का फायदा उठाया। उसने क्या किया? श्रीलंका के दक्षिणी तट पर हम्बनटोटा में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट अपने कब्जे में कर लिया। और ये पोर्ट कहाँ है? ठीक दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट के ऊपर। तो ये चीन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे उन्हें न सिर्फ एक मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट पर एक अड्डा मिल गया, बल्कि भारत के ठीक पड़ोस में उनके दरवाजे पर एक परमानेंट मौजूदगी मिल गई। सोर्स में इसे भारत के लिए एक तरह का टॉर्चर, मतलब एक लगातार बने रहने वाला प्रेशर कहा गया है। तो आखिर में चलिए इस खेल के पीछे की बड़ी स्ट्रैटेजी को समझते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पोर्ट्स और शिप्स की नहीं है, ये कहानी है 21वीं सदी में पावर की बदलती परिभाषा की। सोर्स में एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का सार बता देती है। चीन ताकतवर नहीं है, वो अमीर है, और आज पैसा ही ताकत है। मतलब आज की दुनिया में पावर का मतलब मिलिट्री नहीं है, असली पावर अब पैसे में है, वेल्थ में है।
और यह है मॉडर्न पावर का प्लेबुक, सिर्फ 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, पैसा जमा करो, खूब सारा पैसा। स्टेप 2, उस पैसे से दूसरे देशों में इन्फ्लुएंस खरीदो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पोर्ट्स में इन्वेस्ट करके। और स्टेप 3, उस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को जियोपॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर दो। यही वो गेम है जो चीन आज पूरी दुनिया में खेल रहा है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के इस नए दौर में किसी भी देश की असली ताकत कहाँ है, उसकी मिलिट्री में या उसकी तिजोरी में? इस पर सोचना तो बनता है।